नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को होलिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। सामान्य जन समुदाय इसको बड़े ही चाव भाव और प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक मनाता है। मनाए भी क्यों ना, क्योंकि यह त्यौहार ऐसा कहा जाता है कि दिल वालों का त्यौहार है। होली दिल से खेली जाती है और दिल से ही इसके रंगों का चयन किया जाता है और फिर उन्हीं रंगों में स्नेह, ममता, दुलार, प्रेम मिला करके सामने वाले को रंगीन कर दिया जाता है और सारी वैमनस्यता को भुला करके एक नई शुरुआत की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हम होलिका का त्यौहार मनाते हैं। इसके साथ में ऐसा भी माना जाता है कि होलिका के त्यौहार के दिन ही पूतना का वध हुआ था। असल में पूतना क्या है? पूतना अविद्या है, अशिक्षा है, वाल घातनी है। तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने परम पद दिया था, उसका वध किया था, उसका नाश किया था। मतलब अशिक्षा एवं अविद्या पर शिक्षा और विद्या की जीत हुई थी इस दिन। इसलिए यह त्यौहार हमारे लिए और भी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन विशेष रूप से सृष्टि पर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा कहा जाता है कि होली के दिन कोई भी उपाय करने से वह उपाय अनंत गुना फल देता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि में एक विशेष शक्ति का संचार होलिका के दिन के समय होता है। तो आइए हम भी जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में होलिकोत्सव कब होगा, होलिका दहन कब होगी। तो हम आपको बता दें कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा गुरुवार 17 मार्च 2022 को संपूर्ण भारतवर्ष में यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अब यहाँ एक बात समझने की है कि इस दिन त्यौहार तो है, लेकिन होली जलाने का शुभ मुहूर्त कब है। और शुभ मुहूर्त के विषय में इस बार थोड़ा सा मतांतर है और मतांतर का मुख्य कारण भद्रा है। जी हाँ, भद्रा एक कर्ण का नाम है और कर्ण तिथि के आधे हिस्से का नाम है। एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं। उन्हीं 11 कर्णों में से एक कर्ण विष्टि नाम का कर्ण होता है और वह जो विष्टि कर्ण चुनिंदा कुछ तिथियों पर आता है तो उसका नाम भद्रा हो जाता है। और यह भद्रा किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। भद्रा के ऊपर कभी विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि इसी भद्रा के कारण इस बार विद्वानों में शास्त्रों के अनुसार भी कुछ मतांतर देखने को मिलेंगे कि इस समय होली जलानी चाहिए कि उस समय होली जलानी चाहिए। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि पूर्णिमा दोपहर को ही 17 तारीख को लग जाएगी और दूसरे दिन 18 तारीख को दोपहर तक रहेगी। भद्रा 1:30 दोपहर से रात्रि के 1:10 तक रहेगी और यही मुख्य वजह है मतांतर की। हम आपको बता दें कि अगर प्रदोष काल के बाद भद्रा लगती तब कोई भी समस्या नहीं थी, या कि अर्धरात्रि के पहले ही भद्रा खत्म हो जाती तब भी कोई समस्या नहीं थी। अर्धरात्रि के निशीत काल के बाद तक भद्रा है और दोपहर से ही 17 तारीख को भद्रा लग गई है। इसलिए कई प्रकार के मतांतर देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे और अलग अलग समय अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में होली जलेंगी और उनमें से मुख्य 3 समय होंगे। हम आपको बता दें कि जो पहला समय होगा वो प्रदोष काल का समय होगा। कई विद्वान ये मानते हैं कि अर्धरात्रि के बाद अगर भद्रा व्याप्त रहे
तब प्रदोष काल में ही उस दिन होलिका जलाने से भद्रा का दोष नहीं लगता है, ऐसा शास्त्रों ने भी कहा है। मध्यरात्रि मतिक्रम्य विष्टि पूर्तिम यदा भवेत प्रदोषी ज्वालयेत बन्ही सुख सौभाग्यदायकम। इसका अर्थ हमने पूर्व में आपको बता ही दिया कि भद्रा अगर अर्धरात्रि के बाद तक रहे तो फिर प्रदोष काल में ही हमें होलिका दहन कर लेनी चाहिए। और प्रदोष काल में शुभ समय जो है होलिका जलाने का, वो नोट कर लीजिए, हम आपको बता देते हैं। तो 6:33 से 7:55 तक प्रदोष काल का समय है होलिका जलाने का। इसके बाद अब दूसरा जो मत है वो ये है कि भद्रा के पुच्छ में होलिका जलाई जाए। जी हाँ, भद्रा में एक मुख होता है और एक पुच्छ होती है। तो पुच्छ काल और मुख काल की विशेष अलग अलग गणना है। कृष्ण पक्ष में पुच्छ काल जो है वो अशुभ माना जाता है और शुक्ल पक्ष में जो मुख है भद्रा का वो अशुभ माना जाता है। इसको वृश्चिकी या सर्पणी के नाम से भी हम जानते हैं। शुक्ल पक्ष में सर्पणी और कृष्ण पक्ष में वृश्चिकी। वृश्चिक मतलब बिच्छू। बिच्छू का जो डंक होता है, जो विष होता है, वो पीछे की तरफ होता है। मतलब भद्रा का जो पुच्छ है उसमें विष होगा, मतलब वो त्याज्य है किसी भी शुभ कार्य के लिए। और अगर यह भद्रा शुक्ल पक्ष में लगती है तो वहाँ फिर सर्पणी हो जाती है। जैसे सर्प का मुख विष मुख में होता है तो मुख त्याज्य होता है। तो इसलिए जो होलिका इस बार जलाई जाएगी वो हमेशा ही शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में जलाई जाती है और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में यह मुख त्याज्य होता है। भद्रा मुखम वर्जयित्वा, इसलिए हमें भद्रा मुख का त्याग करना चाहिए। तो कई विद्वानों का मत ये है कि भद्रा के पुच्छ में हमें होली जला लेनी चाहिए। और जो भद्रा का पुच्छ है वो 9:06 से 10:16 तक है। फिर 16:10 से 12:13 तक भद्रा का मुख काल शुरू हो जाएगा। तो हमने बताया कि भद्रा के मुख काल में कभी भी होली नहीं जलानी चाहिए। तो कुछ विद्वानों और शास्त्रों का मत है कि भद्रा के पुच्छ में होली जला लेनी चाहिए। भद्रश्य पुच्छम शुभ हेतु रन्ने, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए होलिका के पुच्छ काल के समय हमें होलिका दहन कर लेनी चाहिए। तो जो दूसरा मुहूर्त है वो हम आपको बता दे रहे हैं, 9:06 से 10:16 तक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो तीसरा मुहूर्त बचा वो ये है, विद्वानों का मत ऐसा है कि जब भद्रा लगी हुई है और भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंतिम ग्रामम दहति च फाल्गुनी, अर्थात जो फाल्गुनी है और श्रावणी रक्षाबंधन है और होली है वो भद्रा काल में बिल्कुल भी नहीं की जाती है। तो विद्वानों का मत है कि हम भद्रा खत्म हो जाने के बाद ही होलिका जलाने की मान्यता देंगे और शास्त्रों का ऐसा कथन भी है। इसलिए वे लोग जो भद्रा के समय होलिका नहीं जलाएंगे वो 1:10 रात्रि के बाद ही होली जला पाएंगे, क्योंकि भद्रा 1:10 रात्रि तक 17 तारीख को मौजूद है। इसलिए आप 1:10 के बाद सुबह तक कभी भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। तीनों मुहूर्त ही शास्त्रीय हैं, तीनों मुहूर्त ही विद्वानों के मतानुसार हैं। इसलिए आप अपनी मति और विवेक के अनुसार इन तीनों मुहूर्तों में से ही किसी एक मुहूर्त का चयन करके आप होलिका दहन कर सकते हैं। इसके साथ में एक चीज़ हम आपको और बता दें आपकी जानकारी के लिए कि अगर दिन की भद्रा हो तो उसका रात में दोष नहीं लगता, और अगर रात की भद्रा हो तो दिन में दोष नहीं लगता। दिवा भद्रा यदा रात्रि रात्रि भद्रा यदि दिवा न तत्र भद्रा दोषस्तु भद्रा भद्रदायिनी, अर्थात जो हमने आपको बता दिया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो लोग भद्रा के बाद जला रहे हैं होली का, वो निशीत काल के बाद जला रहे हैं, अर्धरात्रि के बाद जला रहे हैं। तो
तो इसमें भी एक मत यह है कि अर्धरात्रि के बाद, निशीत काल के बाद होलिका दहन नहीं होता है। तो जहाँ यह एक तरफ से शुभ है, वहाँ दूसरी तरफ से अशुभ भी है। इसलिए हुतासनः फाल्गुन पौर्णमाशाम निशीत पूर्वम ज्वलयित शुभार्थी। निशीत पूर्वम, निशीत के पहले ही होलिका दहन करनी चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों का मत है। तो हमने आपको दोनों ही प्रकार से समझा दिया है कि अगर आप चाहें तो भद्रा के बाद जला सकते हैं, अथवा तो आपको प्रदोष काल में भी अर्धरात्रि के बाद तक भद्रा है तो उसका कोई दोष नहीं है। दिन की भद्रा है इसलिए रात्रि में कोई दोष नहीं है, तो आप प्रदोष काल में भी जला सकते हैं। तो अपनी मति, अपने विवेक और अपनी व्यवस्था के अनुसार आप इस दिन होलिका दहन कर सकते हैं। एक बार हम आपको तीनों ही मुहूर्त और बता देते हैं। तो जो सबसे पहला मुहूर्त है प्रदोष काल का, वो 6:33 से 7:55 तक है। इसके बाद जो भद्रा के पुच्छ काल का जो मुहूर्त है वो 9:06 से 10:16 रात्रि तक है। इसके बाद जो निशीत काल के बाद का जो मुहूर्त है वो हमने आपको बताया 1:10 के बाद कभी भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है। अब चलिए होलिका दहन के मुहूर्त के बाद अब बात करते हैं होलिका दहन करते समय हमें किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में ऐसे कौन से उपाय हैं जिन उपायों को करके हम किसी भी प्रकार की विपत्ति, चाहे वो आर्थिक हो या स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, विद्या बुद्धि की दृष्टि से हो, धन लक्ष्मी व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से हो, अगर कोई भी दोष आपको है तो आप अपनी राशि के अनुसार होलिका का पूजन करके, उसकी परिक्रमा करके आप कौन सी सामग्री उसमें डालें तो आपको इन सारे दोषों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये उपाय हम आपको आपकी राशि के अनुसार बता रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि के बारे में जानें कि आपकी राशि कौन सी है। इसके बाद फिर आप उपाय पर आएँ कि कौन राशि के लिए कौन सा उपाय है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले काली मिर्च के 7 दाने और 1 सुपारी और मखाने लेकर के आपको होलिका अग्नि का परिक्रमा करके आपको उतारा करके 7 बार या 11 बार होली के आग में आपको छोड़ना है। इसके बाद अगर आपकी राशि वृष है तो चंदन का पासा, श्वेत और सुपारी, इसके बाद मखाने लेकर के तीनों ही एक साथ मिला करके अपने ऊपर से उतारा करके आपको होली के अग्नि में छोड़ना है पूजन और परिक्रमा करने के बाद। इसके बाद अगर आपकी राशि मिथुन है तो अपा मार्ग, जिसको चिड़चिड़ा कहते हैं, उसकी लकड़ी, सुपारी और मखाने उतारा करके जो भी रोग दोष है आपको उसकी चिंतन करते हुए और होलिका से प्रार्थना करते हुए आपको छोड़ना है। इसके बाद अगर आपकी राशि कर्क है तो आपको सौंफ, सुपारी और मखाने लेकर के जो भी समस्या है उस समस्या को बोलते हुए और होलिका से प्रार्थना करते हुए आपको उतारा करके 7 बार या 11 बार होलिका के आग में छोड़ना है। इसके बाद अगर आपकी राशि सिंह है तो जौ, सुपारी और मखाने लेकर के आपको भी उतारा करके आपको छोड़ना है। कन्या राशि वालों के लिए जायफल और काली मिर्च, सुपारी और मखाने लेकर के आपको होलिका दहन में डालना है। इसके बाद अगर आपकी राशि तुला है तो काले तिल, सुपारी और मखाने लेकर के आपको भी 7 या 11 बार उतारा करके अपने ऊपर से छोड़ना है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो पीली सरसों, सुपारी और मखाने लेकर के अपने ऊपर से 7 या 11 बार उतारा करके पूजन करने के बाद होलिका के आपको भी पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख होकर के छोड़ना है। इसके बाद धनु राशि वालों के लिए पीली दाल, हल्दी की गांठ, सुपारी और मखाने लेकर के आपको भी पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख होकर के तथा 7 या 11 बार आपको
ले करके उतारा करके आपको भी छोड़ना है। इसके बाद आपकी मकर राशि है अगर, तो उड़द की दाल, काला तिल आपको उतारा करके 7 या 11 बार आपको भी छोड़ना है होलिका के आग में। कुंभ राशि वालों के लिए सूखे कंडे, सुपारी और मखाने लेकर के आपको भी उतारा करके होलिका के आग में डालना है। इसके बाद अगर आपकी राशि मीन है तो मिश्री और जीरा, सुपारी और मखाने लेकर के आपको अपने ऊपर से उतारा करके 7 बार अथवा 11 बार आपको भी होलिका के आग में छोड़ना है। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी उपाय हैं ये पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के करना है। इसके साथ में आपको पहले होलिका का पूजन कर लेना है और उसकी परिक्रमा कर लेना है। इसके बाद ये उपाय आपको करने हैं। इसके साथ में अगर मान लीजिए आपको 7.5 चल रही है तो उसका भी हम उपाय आपको बता देते हैं। 7.5 धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को अभी चल रही है। आने वाले समय अप्रैल में 30 अप्रैल के बाद से मीन राशि वालों के लिए भी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इन सब राशि वालों के लिए भी हम बता रहे हैं, वो आप नोट कर लें और ये सामग्री पहले से ही मंगा के रख लें और मंगा करके आपको इन सामग्रियों को छोड़ना है होलिका दहन में, उतारा करके, प्रार्थना करके, क्षमा याचना करके। तो हम आपको बता दें, लोभान और गुड़ दोनों को मिला करके ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः कहते हुए आपको होलिका माता से प्रार्थना करना है कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव कम रहे और ऐसा करके आपको 7 या 11 बार उतारा करके होलिका के अग्नि में छोड़ देना है। इसके बाद मान लीजिए आपके घर में किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपके घर में धन टिकता नहीं, रुकता नहीं, लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, या आपके घर में कोई न कोई बीमार रहता है या ऊपरी बाधा है, अचानक कोई न कोई परेशानी बनी रहती है, तो उसके लिए भी हम कुछ सामग्री बता दे रहे हैं। उन सामग्रियों को लेकर के आपको उतारा करके उस व्यक्ति विशेष जो भी जिसके लिए आप ये करना चाहते हैं उसका उतारा करके आपको छोड़ना है। तो उसमें सबसे पहले आपको लेना है उड़द की दाल। उड़द के दाने उतने ही होने चाहिए जितना जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसकी उम्र जितनी हो, जितनी उम्र हो उतने ही उड़द के दाने लेने हैं। इसके साथ कपूर, पीली सरसों, बतासे और काली मिर्च, इन सभी को मिला करके आपको उतारा करके उस व्यक्ति विशेष जिसके के लिए आप ये करना चाहते हैं या अपने ऊपर करना चाहते हैं, तो अपना उतारा करके आपको प्रार्थना करते हुए कि आपको वो दोष खत्म हो जाए और आपको ऐसा करते हुए होलिका दहन के अग्नि में ये सामग्री पूर्वाभिमुख होकर के अथवा तो उत्तराभिमुख होकर के डालनी है। और निश्चित भरोसा रखिए, इतना करने से आपको कोई भी अगर दोष है तो वो समाप्त हो जाएगा और आपको सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, यह बात भी स्पष्ट है। इसके बाद में अब बात करते हैं आपकी राशि के अनुसार आपके ऊपर इस होली का क्या शुभाशुभ प्रभाव और फल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस बात के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए होली बेहद शुभ रहने वाली है। तरक्की के नए नए योग और आय के नए नए संसाधन बनेंगे। वृष राशि वालों के लिए नौकरी पेशा के लिए शुभ है। व्यापार में बढ़त और नए नए प्लानिंग बनेंगी। इसके साथ मिथुन राशि की बात करें तो रोजगार में सफलता, प्रमोशन के आसार और सेहत का थोड़ी सी ध्यान रखना है, इस बात को भी आप समझ लें। कर्क राशि वालों के लिए अचानक धन के योग, पारिवारिक माहौल अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए सम्मान और साझेदारी बढ़ेगी, अच्छे मित्र मिलेंगे। और कन्या राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 9 नए नौकरी के योग हैं। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो व्यर्थ में समय बर्बाद न करें। वैवाहिक जीवन में समस्या और उलझनें बढ़ सकती हैं, अतः सावधान रहे। धन लाभ के भी योग बनते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बेरोजगारी खत्म होगी। गुस्से पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में कोई भी काम न करें।
धनु राशि वालों के लिए होली शुभता लेकर के आई है, बस दैनिक खर्च में थोड़ी कमी करें। इसके बाद मकर राशि वालों के लिए आर्थिक उलझन के योग हैं, मन प्रसन्न रहेगा, नई आइडिया के योग बन रहे हैं और मिल सकते हैं, नई मित्रता भी प्राप्त हो सकती है। इसके साथ में आप ऋण से संबंधित कार्यों के लिए सावधान रहें। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो अचानक धन हानि, आपसी संबंध खराब हो सकते हैं, वाणी पे पूर्ण नियंत्रण रखें, किसी भी कार्य को आप जल्दी ख़त्म करने की चाहत से बिगाड़ ना बैठें। इसके बाद मीन राशि वालों के लिए बात करें तो स्वास्थ्य में सुधार होने के लाभ हैं, इसके साथ ही धन लाभ के भी बड़े योग हैं। आप किसी भी प्रकार के धर्म कार्य को कर सकते हैं, उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपको हमने राशि के बारे में आपकी राशि के अनुसार होली का क्या शुभ अशुभ फल है बताने की कोशिश की है। इसी प्रकार से आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो वो हमें आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।